Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, किस लिए, ये आपको पता ही है। बिकॉज जब भी अगर न्यूज़पेपर में फेडरल ये वर्ड अगर आपको दिख गया, इट मीन्स व्हाट, आपका ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। बिकॉज हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है। ओके, नॉट इन द ट्रू सेंस बट इन द सूडो सेंस तो है ही। आधी फेडरल है, आधी फेडरल नहीं है। सो यू कैन से दैट सेमी फेडरल भी बोल सकते हैं आप, राइट। सो ऑब्वियसली द वर्ड फेडरल इज ऑल्सो नॉट मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जी के पॉइंट है, आप याद रखिए। ऐसा फेडरल है बोल के कहीं पे लिखे वाला नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। बट जो सेटअप, जो फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके गए हैं हमारी पॉलिटी में, पॉलिटी का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। एडमिनिस्ट्रेशन का तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। एक तो है लॉ बनाने का एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लेजिस्लेचर करेगा। एक तो है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ये एडमिनिस्टर करना है, ये अपनी जुडिशरी करेगी। ओके, और एक है जो काम करेंगे, जो एक्चुअली ऑर्डर्स और जो एक्चुअली बिल बनाएंगे, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, एग्जीक्यूटिव। तो ये हमारी पॉलिटी है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। ओके, यू कैन से दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स है, ठीक है। एंड ये ऑर्गन्स यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है और एवरी रीजन, नथिंग बट एवरी स्टेट के पास भी है, दिस थ्री ऑर्गन्स। तो ये यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन है, ओके, इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री एज ए होल, whereas state government, okay, they will take up matters, they will cater to those matters which are locally important। उनके स्टेट में जो भी है उस तरीके से वो बढ़ेंगे, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनके फंक्शंस क्या होने चाहिए? ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से आइटम्स पे वो बना सकते हैं, ओके, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज। और स्टेट गवर्नमेंट कौन से मैटर्स पे, सब्जेक्ट्स पे रूल बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, ये प्रॉपरली डिफाइन किया गया है अंडर शेड्यूल 7 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 7 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बोल के है। व्हाट इट इज? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब है, ओके, इन दिस शेड्यूल 7, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेड दैट ये पूरे टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज कॉल्ड एज सेंट्रल लिस्ट। और स्टेट की लिस्ट भी है। एंड व्हेन स्टेट लिस्ट इज ओवर, यहाँ पे थोड़े सब्जेक्ट्स है जहाँ पे बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में दोनों भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली अगर सेंटर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए सो एक्ट वहाँ पे चलने दे सकती है, और सेंट्रल ओवरराइड कर सकती है स्टेट लॉज व्हेन इट कम्स अंडर व्हाट, कॉन्करेंट लिस्ट, व्हेन इट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये है हमारा फेडरल सेटअप। फेडरल का मतलब क्या है? एक कंट्री जहां पे आपको दो गवर्नमेंट दिखती है, एक लोकल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया में भी ऐसी ही है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स आर नथिंग बट स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। सो हमारी कंट्री भी फेडरल है, बट इट्स नॉट ट्रू फेडरल, ये सूडो फेडरल है। क्योंकि एग्जैक्टली जो ट्रू फेडरेशन होता है वो यूएस में है, जहां पे यूएस में कैलिफोर्निया की एक सिटीजनशिप रहेंगी, न्यूयॉर्क की एक सिटीजनशिप रहेंगी, वाशिंगटन की एक सिटीजनशिप रहेंगी, और अमेरिका की एक सिटीजनशिप रहेंगी। तो वहाँ के इंडिविजुअल के पास दो तरह के सिटीजनशिप कार्ड होंगे। ओके, एक तो खुद के स्टेट का एक होगा और अमेरिका का एक होगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है ना, वी डू नॉट हैव फेडरेशन इन दिस वे, इतना ट्रू नहीं है अपने पास। हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। आप तेलंगाना में रहो या महाराष्ट्र में, आप कहाँ पे भी रहो, आपको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, वो इंडिया की। आपको तेलंगाना की सिटीजनशिप सेपरेटली, महाराष्ट्र की सिटीजनशिप सेपरेटली नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है जो कि ट्रू फेडरेशन के नहीं है हमारे पास। इसलिए इंडिया को जनरली ये बोलते हैं कि ये सूडो फेडरल है, क्योंकि हमारे पास इंडिया में जैसा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बनाए हैं उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स ज़्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स कम है। ओके, दैट्स वाई वी डोंट कॉल इट एज ट्रू फेडरेशन, इट इज अ सूडो फेडरेशन। नाम के लिए है, काम तो करता है, बट मेजोरिटी ऑफ द पावर्स आर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म का मतलब आप समझ गए। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, एक नया इमर्जिंग कॉन्सेप्ट था एक ज़माने में, दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
function, or you can say one of the important objective of what which is mentioned with नीति आयोग. नीति आयोग में ये प्रॉपरली उनके फंक्शंस में कहा गया है कि कोऑपरेट, जो भी ये इंडिया के जो स्टेट यूनिट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना, दोनों साथ मिलके इंडिया का जो विजन है, जैसे कि पॉवर्टी निकालना, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट निकालना, और जैसे कि जीडीपी बढ़ाना, ओके, और कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए एक स्टेट के अदर स्टेट से, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर्स, ओके, माइग्रेशन एक्सेट्रा जो भी है, ओके, वो वेरी हैजल फ्री होना चाहिए. तो जो भी इंडिया के जो भी विजन्स है एज ए कंट्री एज ए होल, जो भी ऑब्जेक्टिव है, दोनों मिलके, दो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके काम करना है. दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. स्लोली ये देखो, ये सेंट्रल और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सेंटर एंड स्टेट वर्टिकल रिलेशन में होते हैं, सेंटर एंड स्टेट, बट कोऑपरेट करते हैं. बट क्या करते हैं? कोऑपरेट. अभी आ गया अपने पास कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. आगे जाके क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. यहाँ पे क्या है? सेंटर के साथ एक स्टेट दूसरे स्टेट सब एक दूसरे से compete करेंगे कि आप अच्छे हैं या मैं अच्छा हूँ, आप गवर्नेंस में अच्छे हैं या मैं गवर्नेंस में अच्छा हूँ, आप स्मार्ट सिटी में आप अच्छा करें या आप अच्छा करें, आपके पास पॉवर्टी कितनी है, आपके पास पॉवर्टी. तो एक वन स्टेट इज पेक्ड ओवर अदर स्टेट. एक स्टेट दूसरे स्टेट से यहाँ पे अपने आप को दिखा लेता है कि हम आपके से बेहतर है, आपसे बेहतर है. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. यहाँ पे सेंटर भी compete करता है, और जो भी अच्छा करते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव व्हाट? मॉनिटरी बेनिफिट. ओके, 100 करोड़ रुपए ऐसा अनाउंस करते हैं, जस्ट लाइक इन स्मार्ट सिटी मिशन में 100 करोड़ देते. ओके, सिटीज को यहाँ पे कंपटीशन कराए हैं. जो सिटी सबसे अच्छा स्मार्टनेस लेके आती है, मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लेके आती है उनके सिटीज़ गवर्नेंस में, तो वो सिटी को 100 करोड़ देते बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस करी है. तो यहाँ पे अभी दिल्ली भी लड़ेंगी, बेंगलुरु भी लड़ेंगी, पूना भी लड़ेंगे, फिर हैदराबाद से, एक दूसरे सिटीज़ से यहाँ पे कंपटीशन होगा. जो सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टनेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिलीवरी सर्विसेज रहेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देंगी. तो ये हो गया. ओके, फेडरलिज्म आप पढ़ लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आप पढ़ लिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी आप पढ़ लिए. अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बैटिव फेडरलिज्म. ये है क्या? व्हाट इज कॉम्बैटिव फेडरलिज्म? यहाँ पे ये पहली बार उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, ओके, रावत, ओके, उन्होंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था. उत्तराखंड के ओके सीएम, उनकी जो भी है ना, उन्होंने जब सीएम थे तो उनको सीएम से डीथ्रोन करके, ओके, ऑब्वियसली एज द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसा सिचुएशन लाई कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आना पड़ा. तो इनको खामा के वहाँ से निकालने के वजह से तो ये हो गया कि कॉम्बैटिव फेडरलिज्म बन गया. अभी कॉम्बैट मीन्स यहाँ पे स्टेट कॉम्बैट कर रहे हैं, मैं से लड़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके राइट्स के लिए, उनके आइडेंटिटी के लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए यहाँ पे स्टेट लड़ रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ये वायलेट करते जा रही है एंड स्टेट गवर्नमेंट आर कंबैटिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट. नहीं, आप ये नहीं कर सकते, हम इसको रोक देंगे, आपके बिल को रोक देंगे, एक्सेट्रा. तो यहाँ पे एक कॉम्बैट चल रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ओके, सो यहाँ पे अगर इस तरीके से चलता रहा, यू विल सी व्हाट पॉलिसी पैरालिसिस होगा कंट्री में. लॉ प्रॉपरली पास नहीं होंगे, ध्यान सबका भटक जाएगा. डेवलपमेंट कब करेंगे? अगर ये पास करेंगे बिल, यही रोकेंगे. ओके, अगर ये इनके जो भी राइट्स है ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्रिंज करेंगी, फिर ये लोगों को डिस्ट्रस्ट हो जाएगा कि ये बिलीव करना बंद कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, राइट. तो ऐसा नहीं हो सकता. पॉलिसी पैरालिसिस होकर नेशनल डेवलपमेंट भी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस है. सो आर्टिकल में यह कहा गया है कि इट इज बेटर कि कॉम्बैटिव फेडरलिज्म और एक्सट्रीम केसेस में जाना नहीं चाहिए. वी शुड टेक व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स, और जल्द से जल्द ओके ये कॉम्बैटिव फेडरलिज्म शुड बिकम व्हाट? कोलैबोरेटिव. ओके, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म और एक नया वर्ड है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो आप पढ़े कि सेंटर विल कोऑर्डिनेट विद द स्टेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. दोनों में अच्छे से दोस्ती रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो लिए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिपेयर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग रीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट. ये हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म ऐसा है, थोड़ा बहुत और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स का और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. ओके, विद रिगार्ड टू कोऑपरेटिव में जो भी स्टेट के रिक्वायरमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती ना. यहाँ पे कोलैबोरेटिव में स्टेट एज ए पार्टिसिपेंट, state will be as a participant in decision making in the formulation of policies. तो थोड़ा extended version of cooperative federalism we are having what? Collaborative federalism बोलते हैं. Okay, I think you got this point. अभी लेट अस सी दैट कहाँ पे कॉम्बैट होना शुरू हो गया बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कहाँ पे ये लड़ रहे हैं. पहली बात तो लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं.
जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉजेज ऑफ कॉम्बैटिवनेस। डायरेक्ट क्या है? पासेज ऑफ एंटी सीए बिल बाय केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ था तो ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट वो बिल को अपोज कर रहे हैं उनकी असेंबली में, उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ओके, सो ये तो डायरेक्ट होगा, लॉ बनाए। अभी इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट कंपैटिबनेस कैसा हो गई? ओके, दिल्ली एंड एलजी का आप तो सुनते हुए आते हैं। ओके, अरविंद केजरीवाल हमेशा ये बोलते हैं कि ये कुछ करने नहीं दे रहे, ये कुछ करने नहीं दे रहे, लाइक दैट। क्योंकि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ व्हाट? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे इन दोनों का बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में स्टेट के जो भी राइट्स है ना, ये इन्फ्रिंज हो रहे हैं यहाँ पे। और रिसेंटली गवर्नर इज ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंट। ओके, ये नॉमिनेटेड है, ही इज नॉट इलेक्टेड, अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर समझो बीजेपी की है और स्टेट गवर्नमेंट समझो टीआरएस की है, तो बीजेपी गवर्नमेंट कैन से एनी टाइम टू द गवर्नर दैट कि गवर्नर के पास ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर्स है जहाँ पे वो प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड कर सकते हैं। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स गवर्नर को दिए गए हैं कि वो प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो रिकमेंड करने के बाद में प्रेसिडेंट विल से यस, ओके, बिकॉज ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सजेशन पे ही काम करना है। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो पार्टी है, बीजेपी रहो या कांग्रेस हो, कोई सी पार्टी है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को गिराना चाह रही है, डिस्टेबलाइज करना चाह रही है, वहाँ पे उनका पावर एज्यूम करना चाह रही है, तो दे कैन से टू देयर गवर्नर कि भाई इनके बारे में कुछ ना कुछ आप रिपोर्ट दे दो, सही नहीं हो रहा तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे और प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तो इस वजह से भी ओके, ऑलमोस्ट लाइक ऐसे केसेस ऑलरेडी दिखे गए हैं जहां पे गवर्नर को जहां पे ऐड करना नहीं चाहिए था, वो खुद से ही डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करके ओके असेंबलीज को सस्पेंड करे हैं और असेंबलीज को डिसॉल्व भी करे हैं। दैट इंस्टेंसेस आर ऑल्सो देयर। सो बेसिकली आप समझ सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ऑब्वियसली बढ़ते जा रहा है। रिसेंटली जो नीट बिल था, इट इज सेंट फॉर कंसिडरेशन बाय गवर्नर। गवर्नर जब असेंबली पास कर दी है, तमिलनाडु असेंबली बिल, गवर्नर क्या करे हैं, उसको फिर से भेजे, नहीं आप बिल और एक बार देखिए, और बिल और एक बार देखिए। ये बहुत सारा टाइडी वर्क अगेन, ओके, ये बहुत सारा टाइडी वर्क है और ये जो कंबरसम प्रोसेस है और एक बार करना स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा। बिकॉज आप इलेक्टेड सीएम हैं, आपके पास आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, आप एक प्रॉपर बिल लेके आए हैं और गवर्नर कह रहे हैं कि और एक बार रिकंसिडर करो। अब ये सब कौन कर लेते बैठता, राइट और रॉन्ग? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, इस वजह से ये बिल्स वापस जा रहे हैं और गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा यूज़ हो रहा है और गवर्नर का दखल अंदाजी भी ज़्यादा हो रही है। तो डायरेक्ट कंपैटिबनेस एंड इनडायरेक्ट कंपैटिबनेस। डायरेक्ट कंपैटिबनेस का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाई, वो लॉ को ही अपोज कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। इनडायरेक्ट कंपैटिबनेस थ्रू गवर्नर से आता है, राइट। और आजकल ये भी देखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरफियरिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज देयर विद द स्टेट गवर्नमेंट का ये उनका हक है। ओके, रिसेंटली क्या हो गया, अमेंडमेंट टू आईएएस कैडरे रूल आए हैं। अमेंडमेंट टू आईएएस कैडरे रूल आए हैं अकॉर्डिंग टू बिफोर रूल्स। पहले जो रूल्स है उस रूल के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपके पास जो भी आईएएस ऑफिसर्स है, आप ये आईएएस ऑफिसर्स भेज सकते क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट यस बोल तो लेते थे, स्टेट गवर्नमेंट नो बोल तो नहीं लेते थे। बट अभी क्या हो गया, न्यू अमेंडमेंट रूल्स आने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट हाँ बोलो या ना बोलो, दे आर नॉट इवन केयरिंग। सो स्टेट गवर्नमेंट्स आर डिनाइड देयर कंसेंट। उनका कंसेंट को डिनाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली डेप्यूट एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्टेट टू दी सेंट्रल सर्विसेज। ओके, ये भी एक इंटरप्शन हो गया। तो और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं। ओके, बहुत सारे लाइक तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, बहुत सारे सीएम्स पीएम होम मिनिस्ट्री को लिखे हैं कि ये जो भी आप अमेंडमेंट करे हैं रूल्स, ये वापस लो, right? And abuse of constitutional power. As I have told you that Uttarakhand Chief Minister Havish Rawat, immediately after his government was dismissed under Article 356 of the Constitution by the President proclamation, immediately thereafter the central started wielding power by interfering with the affairs of the states using governor's office. Okay, this the moment उनकी जो गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस इन व्हाट स्टेट अफेयर्स। ओके, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 174 बहुत हो रहा है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट्स को पसंद नहीं आ रहा है। गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इनका भी देखो, डिसाइडेड टू एडवांस द असेंबली इलेक्शन विच लेड टू पॉलिटिकल क्राइसिस इन द स्टेट एंड देन प्रेसिडेंट रूल। होना बोल के गवर्नर का अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर प्रीपोन कर दिए हैं इलेक्शंस, उसके वजह से क्या हो गया, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई।
पॉलिटिकल क्राइसिस होगी मीन्स कौन सी भी पार्टी को मेजोरिटी वोट्स नहीं आ रहे हैं तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल ऑटोमेटिकली आ गया, प्रेसिडेंट रूल ऑटोमेटिकली आ गया। सो गवर्नर कब ऐड करेंगे, गवर्नर प्रेसिडेंट के बोलने पे ऐड करेंगे। प्रेसिडेंट ही क्योंकि प्रोक्लेम कर सकते, गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी, गवर्नर के नॉट से प्रेसिडेंट रूल लाएंगे। सो गवर्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, या आर्टिकल 353 352 रहो, 356 रहो, 360 रहो, ये नेशनल इमरजेंसी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट इमरजेंसी विच इज कॉल्ड एज इन नॉर्मल बैलेंस प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीन के तीन इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करते हैं। सो गवर्नर रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट पूछे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, सर अब मैं प्रेसिडेंट रूल लगाना क्या, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले हाँ लगा दो। तो आप समझ रहे हैं, तो इस तरीके से है तो भी असेंबली को डिसॉल्व कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉम्बैटिवनेस चल रहा है अभी। In Goa, Karnataka and Maharashtra also we saw many examples where the governor is acting beyond its constitutional powers. Beyond its constitutional powers. Remember this point. And इस तरीके से भी नौबत आ गई थी। जनरली कैसा होता था, अगर अगर सपोज लाइक हमारे महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी के पास जैसे प्रॉब्लम लग कि यहाँ पे कोलिशन फॉर्म नहीं हो रहा, कोलिशन फॉर्म होने के लिए देर हो रही। ओके, यहाँ पे शिवसेना है, एनसीपी की शरद पवार साहब की है यहाँ पे, और कांग्रेस भी है, ओके, उद्धव ठाकरे की भी है यहाँ पे, तीनों की है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्शन हुए थे तो तीनों मिले नहीं थे, तो थोड़ा वक्त लग गया था, तो यहाँ के गवर्नर क्या करे मालूम, दूसरी पार्टी को, बीजेपी की पार्टी को बुला के ये बोले हैं कि आप ये पार्टी को उतने सीट्स भी नहीं आए थे, इनके सीट्स इतने कम थे कि ये इनको बुलाना ही जरूरी नहीं था। एक्चुअली इन तीनों में से किसी को बुलाते तो समझ में भी आता था, बिकॉज उनके पास सीट्स है, बीजेपी के पास सीट्स ही नहीं थे, तो इतने सीट्स भी नहीं थे कि इनको बुला के फॉर्म करो गवर्नमेंट। बट यहाँ के गवर्नर क्या करे हैं, ओके, बीजेपी को बुला के ये बोले हैं कि आप प्रूव करो मेजोरिटी, क्योंकि यहाँ से थोड़े खरीद लेंगे, यहाँ से थोड़े खरीद लेंगे और बीजेपी के गवर्नमेंट बना देंगे बोल के। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट जहाँ पे गवर्नर को मेजोरिटी पार्टी से बुलाना चाहिए स्टेट में असेंबली फॉर्म करने के लिए, वहाँ पे वो नहीं बुला के माइनॉरिटी जिसको कम सीट है उनको बुला रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी देखा गया है। राजस्थान में भी गवर्नर रिफ्यूज टू समन ए सेशन एज डिसाइड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब चाहे असेंबली का सेशन रख सकते हैं, उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया है। बट यहाँ पे जब वो रखे हैं राजस्थान में, तो गवर्नर बोले हैं कि नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा। ओके, दिस अगेन बॉट टू लाइट हाउ द सेंटर इंटरफेयर्स इन द स्टेट अफेयर्स। सो आप देखें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना टग ऑफ वॉर चल रहा है यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, व्हाट कुड बी डन? Combative federalism is anathema to the constitution which prescribes cooperation and collaboration between center and state. So ये तो नहीं करना चाहिए, combative federalism सही नहीं है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की बात हुई है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो बेहतर है कि आप ये कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन करो और जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है वो स्मूथली परफॉर्म करो। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट also in the case of government of Delhi and Union of India also held that idea behind the concept of collaborative federalism is negotiation and coordination. दोनों एक दूसरे से नेगोशिएट करो, ओके, और कोऑर्डिनेट करो, सो दैट एनी दोनों में जो भी डिफरेंसेस है इट शुड वीड आउट एंड वी शुड गो ऑन ए पाथ ऑफ व्हाट डेवलपमेंट। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड एंडेवर to address the common problems with the intention to arrive at a solution by showing statesmanship. अच्छे बड़े किरदार रखो, बड़ा लीडरशिप क्वालिटी रखो, और ये सब झमेले में मत पड़ो, ओके, कि आपका इन्फ्रिंज करेंगे, आप हमारा इन्फ्रिंज करेंगे, ये अच्छी शोभा नहीं देता है। एक स्टेटमैनशिप का कैरेक्टर रखिए आप, ओके, और कोलैबोरेशन, नेगोशिएशन, डायलॉग से आपस के बीच में जो भी तनाव है उसको आप थोड़ा बहुत डीरेल कर सकते, थोड़ा बहुत आप उसको कम कर सकते हैं, ओके, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंबाइंड एक्शन एंड सिंसियर कॉपरेशन इज इंपॉर्टेंट। ऐसा कैजुअली कॉपरेशन नहीं करना, सिंसियर करना। एंक्रोचमेंट बाई आइदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओके, एंक्रोच नहीं करना, स्टेट लिस्ट में सेंटर नहीं जाना, सेंट्रल लिस्ट में स्टेट नहीं जाना, सो दिस शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इतनी तो डिग्निटी, इतनी तो प्योरिटी मेंटेन करना है, सेंटर रहो या स्टेट रहो। सेंटर एंड स्टेट शुड हैव टू स्ट्राइव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट अपने मतभेद दूर करके दे शुड ऑलवेज लुक दैट हाउ बेटर दे कैन सर्व द पीपल, ठीक है। तो आप इतने सारे प्रॉब्लम्स पढ़े, और एंड यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट व्हाट वे फॉरवर्ड। ये 1 2 3 4 5 ये आप लिखेंगे वे फॉरवर्ड में, और क्या कर सकते हैं अच्छा करने के लिए, ये 5 पॉइंट्स लिखेंगे आप। और एक भी है इशू ऑफ मिसट्रस्ट।
आजकल स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा ही नहीं रहा। जीएसटी में कॉम्पेंसेशन बिल बोल के दिए थे। कॉम्पेंसेशन बिल का मतलब है जो भी स्टेट गवर्नमेंट जिसके रेवेन्यू लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द न्यू जीएसटी के आने की वजह से, जो स्टेट्स उनका रेवेन्यू पहले ज़्यादा आता था, जीएसटी के आने की वजह से कम आ रहा है, तो जो भी स्टेट्स रेवेन्यू लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यू जीएसटी रूल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस करी थी कि उनको हम वो जो भी जितना भी लूज कर रहे थे उतने पैसे वापस दे देते। ओके, दैट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस। ओके, बट सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को, तो एक मिसट्रस्ट शुरू हो गया है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। अब स्टेट्स बिलीव नहीं कर रहे हैं सेंटर के ऊपर। एंड यूज ऑफ ईडी एंड एनआईए इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर। रिसेंटली केरला में कुछ स्मगलिंग हुई थी, तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट में था। बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करी, सेंट्रल एजेंसीज लाइक ईडी एनआईए को इन्वेस्टिगेट करो बोल के वो केस बोल दी। सो केरला के सीएम को ये अच्छा नहीं देखा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ये हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद सॉल्व करेंगे, आप क्यों भेज रहे हो ईडी और एनआईए को। सो इन दिस केस द स्टेट गवर्नमेंट्स आर लूजिंग ट्रस्ट ऑल्सो इन व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज they are what voluntarily doing overarching use of their powers. Okay, at the end आप क्या लिख सकते हैं, conclusion you have to write like this: therefore instead of engaging in unnecessary conflicts, the center and state have to strive to work in coordination. Mohanlal versus Legislative Assembly, National Capital Territory of Delhi. Okay, in that Supreme Court said that to work well, central government and the state government have to walk hand in hand और एटलीस्ट वॉक साइड बाय साइड फॉर द बेटर गवर्नेंस। हैंड इन हैंड बोले तो आप समझ सकते हैं ये कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म है, साइड बाय साइड आप समझ सकते हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ओके, सो कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म थोड़ा बहुत इंटीमेट होता है, वेयरएज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंटीमेट नहीं होता है, राइट। सो दिस यू कैन राइट इन द कंक्लूजन। तो आपको मैं इंट्रोडक्शन तो दे दिया। इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे, पहले फेडरलिज्म का मतलब लिखेंगे और कॉम्बैटिव फेडरलिज्म का मतलब भी लिखेंगे। ओके, वेयर दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्चुअली लाइक हेड टू हेड दे आर वर्किंग, आप ये नहीं करना, आप ये नहीं करना, लाइक दैट। देन आप लिखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस, ये कौन से इंस्टेंसेस पे ये कॉम्बैटिव फेडरलिज्म अपने को देखने मिलता। तो लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर में भी ये दिखाए हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एब्यूज ऑफ पावर भी हुआ है, और दैट ऑल यू हैव टू राइट। देन हम इसको अच्छा कैसा कर सकते हैं, ये कॉम्बैट नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अंडरमाइनिंग व्हाट नेशनल गोल्स एंड डेवलपमेंट। तो ये कॉम्बैट नहीं होना चाहिए, नहीं होने के लिए हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, 5 पॉइंट लिखना है आपको, और एक मिस्ट्रस्ट का आप पहले भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एंड यूर आंसर। Okay, thanks a lot for hearing to me. Have a nice day. Bye bye. Take care.